हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, है ना। इम्पल्स कंडक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे। अब उस मैकेनिज्म के ही थोड़े से और पॉइंट्स हैं, मतलब उसको स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में डिस्कस करना। मैकेनिज्म का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले किस पॉइंट से स्टार्टिंग करेंगे? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, इम्पल्स को जनरेट करना। क्लियर है? इम्पल्स जनरेशन। इम्पल्स जनरेशन से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इम्पल्स कंडक्शन के मैकेनिज्म का। क्लियर है भाई? इम्पल्स कंडक्ट करने के लिए हमारे पास इम्पल्स होना तो चाहिए, होगा ही नहीं तो कंडक्ट किसे करेंगे? तो कंडक्ट करने के लिए इम्पल्स होना चाहिए, वो इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इम्पल्स जनरेट कैसे होगा? इसके लिए सबसे पहले हमें समझनी होगी हमारे न्यूरॉन के एक्सोन पार्ट की मेम्ब्रेन की कंडीशन, यानी एक्सोलीमा की कंडीशन समझनी होगी। तो सबसे पहले एक्सोलीमा की कंडीशन समझते हैं। एक्सोलीमा इस तरह से मॉडिफाइड है, मतलब ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं एक्सोलीमा के ऊपर। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये है, ये एक्सोलीमा है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या है? ये वही स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने कहा था कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ये वही स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखो इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को नोटिफाई करते हैं, ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये पहला जो स्पेशल स्ट्रक्चर है ये है सोडियम लीकिंग चैनल, एलसी। क्लियर है? फिर है पोटेशियम लीकिंग चैनल, एलसी, पोटेशियम एलसी। फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये है सोडियम वीजीसी, सोडियम वीजीसी। ये जो स्ट्रक्चर है ये है पोटेशियम वीजीसी। क्लियर है? और फिर ये लास्ट जो स्ट्रक्चर है ये है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। क्लियर है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है। तो अब देखो, अब इन स्ट्रक्चर में किस तरह से फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, यानी किस तरह से इम्पल्स जनरेट किया जाएगा और इम्पल्स को कंडक्ट किया जाएगा, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन ये है। अब इस मेम्ब्रेन पे कंडीशन कैसी बनी हुई है ये ध्यान देना। तो मेम्ब्रेन पे कंडीशन है कि भाई ये मेम्ब्रेन देखो, एक्चुअल में पूरी मेम्ब्रेन ऐसे है, यहाँ ये सेम स्ट्रक्चर्स है, पूरी मेम्ब्रेन ऐसे है। अगर हम लोग पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे जाए ना तो पूरी मेम्ब्रेन इस तरह से है, यानी ये पूरा एक्सोन इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यही सेम स्ट्रक्चर इसके नीचे की तरफ होंगे, समझ रहे हो? ठीक है। तो अब ये एक्सोन है, ये एक्सोन के अंदर वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं इंटरनल पार्ट, और इंटरनल पार्ट में प्रेजेंट इंट्रासेलुलर फ्लूइड, आईसीएफ है, ठीक है। और एक्सटर्नल पार्ट में प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ है, ईसीएफ है, ठीक है। आईसीएफ और ईसीएफ ये इस तरह से प्रेजेंट है यहाँ, समझ गए? क्लियर है? तो देखो, आईसीएफ की कंसंट्रेशन कैसी है और ईसीएफ की कंसंट्रेशन कैसी है ये बात कर लेते हैं। तो जो आईसीएफ है इसकी कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो कंसंट्रेशन ऐसी है कि यहाँ सोडियम आयंस बहुत ज्यादा है, सोडियम आयंस है। क्लियर है? सोडियम आयंस भरे पड़े हैं। यहाँ ईसीएफ में सोडियम के अमाउंट ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयंस, ये है कंडीशन, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज भी होगा, और वो नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है? तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है सोडियम को बैलेंस करने के लिए इसकी क्लोरीन, ठीक है, Cl-,
क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है यहाँ, ये है। क्लोरीन माइनस से, क्लियर, समझ गए। तो बाहर ACF में तो है सोडियम क्लोराइड, समझे, सोडियम भी और क्लोरीन भी हम लोग आयन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ICF जो है, यहाँ कंसंट्रेशन कैसी होती है, तो यहाँ कंसंट्रेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोटेशियम की, पोटेशियम बहुत ज्यादा है, क्लियर है, पोटेशियम बहुत ज्यादा है, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन है। अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज तो हो नहीं सकता, तो इसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज भी, और नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ एक तो फॉस्फेट आयंस है, क्लियर है, एक तो है फॉस्फेट आयंस, बड़े आयंस हैं, और कुछ यहाँ फिर नेगेटिव प्रोटीन होते हैं, नेगेटिव प्रोटीन्स हैं, क्लियर है, नेगेटिव प्रोटीन्स और फॉस्फेट आयंस, ये दोनों मिलकर के नेगेटिव चार्ज मेंटेन किए हुए हैं। ये ICF की कंडीशन है, ठीक है। तो ACF और ICF की कंसंट्रेशन समझ आई, क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें नहीं है ना। चलो अब हम बात करते हैं भाई ACF और ICF की ऐसी कंसंट्रेशन, ऐसी कंडीशन के कारण हमारी इस एक्सोलीमा पे, इस मेम्ब्रेन पे कुछ चार्ज आ जाता है। इस मेम्ब्रेन को अब हम लोग चार्ज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये एक्सोलीमा है, तुम ये मानो, ठीक है। इस पे चार्ज किस तरह आएगा, बाहर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है, अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। बाहर जो पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मतलब जीरो हो गया, अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव है, जीरो हो गया। क्या दोनों तरफ चार्ज जीरो होता है? नहीं, यहाँ क्या होता है, बाहर सोडियम अपना चार्ज ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं क्लोराइड आयंस की बजाय, क्लियर है, क्लोराइड के कंपैरिजन में। तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि बाहर सोडियम ने अपना चार्ज एक्सप्रेस किया, सोडियम पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज होता है मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, यानी बाहर है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है, मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिवली चार्ज है। फिर अंदर की बात करें अगर, तो ये ऊपर वाले मेम्ब्रेन वाला रिप्रेजेंट किया मैंने। अंदर की बात करें तो अंदर क्या है, अंदर भाई पोटेशियम भी है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और फॉस्फेट आयंस भी हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जनरली फॉस्फेट आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स का चार्ज जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और ये फॉस्फेट के चार्ज को सप्रेस कर देते हैं दोनों मिलकर के। फॉस्फेट का चार्ज सप्रेस हो गया, इस वजह से अंदर चार्ज नेगेटिव शो होता है, क्लियर है। तो अंदर चार्ज है नेगेटिव, क्लियर है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि भाई बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ऐसे चार्ज मेंटेन है, मतलब बाहर पॉजिटिव पोल है मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नेगेटिव पोल है, ये कह सकते हैं। तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होने का मतलब भाई यहाँ पोल बने हुए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। और सेकंड, इस मेम्ब्रेन की अगर कंडीशन देखें तो मेम्ब्रेन अभी रेस्ट पे है, कोई इंपल्स कंडक्ट थोड़ी कर रही है, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन है। ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, क्लियर है, समझ गए। चलो तो अब बात करते हैं भाई कि इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन की, इस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है। इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन, इस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, भाई पोल तो बने हुए हैं, चार्ज तो है, बट वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट में है, रुका हुआ है एक जगह, रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, बट चार्ज तो है ना। चार्ज मतलब कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा इस मेम्ब्रेन का, और इस मेम्ब्रेन का इस कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में या पोलराइज्ड कंडीशन में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी इसे शॉर्ट में बोलते हैं RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है,
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 टू -80 मिलीवोल्ट, -70 टू -80 मिलीवोल्ट। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी की वैल्यू है, यानी मेम्ब्रेन अभी पोलराइज्ड कंडीशन में है। क्लियर है? समझ गए? समझ रहे हो ना? चलो, तो पोलराइज्ड कंडीशन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है वो समझ लेते हैं भाई। पोलराइज्ड स्टेट की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है वो समझ लेते हैं, क्या है? तो देखो, पोलराइज्ड स्टेट में मेम्ब्रेन रेस्ट में है, यानी कोई इंपल्स कंडक्शन नहीं हो रहा, नो इंपल्स कंडक्शन, है ना? कोई इंपल्स कंडक्शन नहीं हो रहा, नो इंपल्स कंडक्शन। चलो नेक्स्ट, कि भाई यहाँ पोल बने हुए हैं, मेम्ब्रेन है रेस्ट पे, तो मेम्ब्रेन कैसी होगी? रेस्ट में, रेस्टिंग। नेक्स्ट भाई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे अगर हम इन चैनल्स की पोजीशन देखें तो चैनल्स की पोजीशन पोलराइज्ड स्टेट में रेस्टिंग मेम्ब्रेन में कैसी होती है? यहाँ अगर हम बात करें सोडियम Lc की और पोटेशियम Lc की, ये कैसे होंगे? तो सोडियम Lc और पोटेशियम Lc दोनों ओपन होते हैं। क्लियर है? दोनों ओपन होते हैं। क्लियर है? समझ गए? बट मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बताते हैं? मेम्ब्रेन को इनसे कोई मतलब नहीं है ये ओपन है या क्लोज है, क्योंकि लीकिंग चैनल है, लीक करेंगे यहाँ से आयंस, और लीक करते हैं ना वो इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते तो क्या होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं तो ज्यादा नोटिस नहीं किए जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब इनका लीकिंग चैनल का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। फिर किस चीज का महत्व है? अगर हम बात करें ये चार्ज वगैरह क्या क्या मतलब किसका इंपॉर्टेंस दिया गया है? इंपॉर्टेंस दिया गया इनको, वीजीसी और पंप को। ठीक है, तो लीकिंग चैनल तो चाहे कैसी भी कंडीशन में हो कोई मतलब नहीं, ओपन है, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट बनता है वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, समझ गए, जब इंपल्स कंडक्शन कंप्लीट करने को होंगे। अभी तो हम इनको वैल्यू नहीं देते, इनको वैल्यू नहीं देते, किसको देते हैं? तो वीजीसी को। वीजीसी को क्या कहेंगे? अगर पूछा जाए सोडियम वीजीसी की कंडीशन क्या है और पोटेशियम वीजीसी की कंडीशन क्या है? पोटेशियम वीजीसी की कंडीशन क्या है? तो सोडियम वीजीसी इस वक्त बंद होते हैं। ठीक है, सोडियम वीजीसी इस वक्त बंद होते हैं, क्लोज होते हैं। किस तरह बनाओगे? तो सोडियम वीजीसी को ऐसे करके ऐसे कर देना, ये बंद है। ठीक है, जबकि पोटेशियम वीजीसी ओपन होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करके ऐसे कर देना, पोटेशियम वीजीसी ओपन है, खुले हैं। समझ रहे हो? पोटेशियम वीजीसी खुले हैं, तो भाई अगर पूछा जाए यहाँ पे कि मेम्ब्रेन से कौन से आयंस की मूवमेंट होगी, ठीक है, मेम्ब्रेन से कौन से आयंस की मूवमेंट होगी, यानी अगर पूछा जाए एक्सोलिमा के बारे में, एक्सोलिमा के बारे में पूछा जाए कि भाई एक्सोलिमा के थ्रू कौन से आयंस की मूवमेंट होगी, तो एक्सोलिमा पहली बात सोडियम वीजीसी बंद है, तो सोडियम की तो मूवमेंट होगी नहीं, यानी ये इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल मतलब परमिट नहीं करेगी, इसे परमिट नहीं करेगी, इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयंस। क्लियर है? क्योंकि सोडियम वीजीसी बंद है, बट पोटेशियम वीजीसी खुली है, तो ये परमिएबल होगी, इसके लिए परमिएबल फॉर पोटेशियम आयंस। ठीक है, पोटेशियम आयंस के लिए परमिएबल होगी। समझ रहे हो? यानी पोटेशियम आयंस यहां से मूव कर रहे होंगे, अंदर से बाहर जा रहे होंगे। ठीक है, समझ गए? ये है, तो ये पूछा जाता है कई बार ये कंडीशन कि किसके लिए परमिएबल किसके लिए इम्परमिएबल होगी,
ये याद रख लेना। नेक्स्ट अगर पूछा जाए भाई चलो ठीक है, वीजीसी की तो बात होगी, वीजीसी के कारण बनने वाली कंडीशन की बात होगी। अब हम बात करें पंप की, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, इसकी कंडीशन कैसी है भाई? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की, तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप रेस्टिंग स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट में कैसा होगा? इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। क्लियर है? समझ गए? काम नहीं कर रहा होगा ये, समझ रहे हो ना? इनएक्टिव होगा, तो ये होता है, समझ गए? ये कंडीशन है भाई। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया यहाँ, ये कंडीशन तो हम लोग समझ गए, बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हुआ? कंफ्यूजन ये हो गया कि भाई चलो ठीक है, एक्सोलिमा परमिएबल है पोटेशियम के लिए और इम्परमिएबल है सोडियम के लिए। पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, सोडियम कहीं नहीं जा रहे, ठीक है चलो मान लिया। और पंप इनएक्टिव है और मेम्ब्रेन पे चार्ज बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है। बट कंफ्यूजन क्या है कि भाई हम लोग कहते हैं लीकिंग चैनल तो दोनों खुले हैं, तो लीक तो कर रहा होगा, मतलब लीक करके बाहर से सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अंदर आ रहा होगा और अंदर से पोटेशियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बाहर जा रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा ना? क्लियर है? तो इस चीज को समझते हैं, ये कंफ्यूजन कैसे सॉल्व आउट होगा। ये समझ आया कि भाई मेम्ब्रेन पोलराइज्ड कंडीशन में ये है, ये सब कुछ है, ऐसा बना हुआ है। पोटेंशियल 70 से 80 मिलीवोल्ट है, जिसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है? क्लियर हुआ? चलो अब अपन बात करते हैं भाई ये कंफ्यूजन कैसे सॉल्व होगा और कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ है, दोनों। ठीक है? चलो तो देखो क्या होता है जब मेम्ब्रेन रेस्ट में होती है, उस वक्त इस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है? इस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो क्या होता है भाई, ये लीकिंग चैनल है, ये वीजीसी है। वीजीसी को हम लोगों ने कहा कि पोटेशियम वाला तो सॉरी सोडियम वाला तो बंद है और पोटेशियम वाला खुला है। ठीक है? पंप काम कर नहीं रहा अभी, बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है, बाहर क्या है? सोडियम ही सोडियम है, सोडियम भरे पड़े हैं। ठीक है? और सोडियम के पास भाई इसकी क्लोराइड है, सोडियम के पास क्या है? इस वाली क्लोराइड है। चलो अंदर क्या है? पोटेशियम है, अंदर पोटेशियम है। और पोटेशियम के पास इस वाली फॉस्फेट है, पोटेशियम के पास इस वाली फॉस्फेट है। फॉस्फेट के साथ साथ यहाँ नेगेटिव प्रोटीन्स भी है, फॉस्फेट के साथ साथ नेगेटिव प्रोटीन्स भी है। ये कंडीशन बनी हुई है ना? चलो क्या कहते हैं कि लीकिंग चैनल खुले होते हैं हमेशा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट होगी और सोडियम भाग करके यहाँ अंदर आ जाएंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। ठीक है? लीकिंग चैनल के थ्रू तो थोड़े बहुत सोडियम अंदर आते रहेंगे, थोड़े बहुत सोडियम अंदर आते रहेंगे इस तरह से। ठीक है? ज्यादा तो नहीं, क्योंकि लीकिंग चैनल ये सिर्फ गेट नहीं है, लीक ही करेगा ये, तो ये अंदर आते रहेंगे। इसी तरह भाई सोडियम क्या बोलता है बेचारी, क्लोरीन बोली है, क्लोरीन बोली है, तो क्लोरीन को गोली देता है और बोलता है कि तू देख थोड़ी देर देखिए थे मामलो, मैं इतने घूम गया हूं। और घूमने के लिए यहाँ आ जाता है, इसको दिखता है नया नया फॉस्फेट, हा मजे आ जाएंगे। तो घूमने के लिए आ गया, क्लोरीन को गोली देके बापड़ी बोली थी ये बाहर रहेगी, चलो ठीक है। फिर
कि तू घर ही रहे, मैं जाके आता हूँ। फॉस्फेट को बोलता हूँ, बोलता है आ गया, देख ली। अब फॉस्फेट और पोटेशियम का जो रिलेशन है वो कैसा है? पोटेशियम लीकिंग चैनल खुले होने के कारण बाहर भागने की कोशिश करता है कि मैं बाहर चला जाऊं, बट बाहर नहीं जा पाता, रोक लिया जाता है। कौन रोकता है? फॉस्फेट। फॉस्फेट भाई भोली नहीं है, फॉस्फेट थोड़ी सी खूंखार, थोड़ी जाडी, थोड़ी सी तकड़ी है। तो ये क्या कहती है ना, बैठे घरे ही क्यों रे, बाहर कौन जानो, तो ये बाहर नहीं जाने देती इसको। ठीक है, फॉस्फेट का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, साथ में नेगेटिव प्रोटीन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को मूव नहीं करने देते, बाहर नहीं जाने देते। समझ गए? और फॉस्फेट सोडियम को बुला लेती है, एक से काम थोड़ी ना चलेगा, भारी भरकम है तो चीजें तो दो चाहिए ही, तो तू नहीं तो तू सही, वही बात है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, दुनिया में लाखों ऐसी, तू नहीं तो कोई और सही। तो फॉस्फेट अपना जुगाड़ पक्का करके रखती है, तू नहीं तो कोई और सही, पर तू भी क्यों जा रहा है, जाने तो तुझे भी नहीं दूंगी। तो फॉस्फेट जाने नहीं देती पोटेशियम को। अब रेस्टिंग कंडीशन में ऐसा होता है, तो यहां तो हमें कहना चाहिए कि भाई मेम्ब्रेन सोडियम के लिए परमिएबल है, पोटेशियम के लिए इम्परमिएबल है ना, ऐसा कहना चाहिए। बट हम लोग क्या उल्टा रहे हैं कि रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम के लिए परमिएबल, सोडियम के लिए इम्परमिएबल है। तो वो बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम लीकिंग चैनल को कंसीडर नहीं करके वीजीसी को कंसीडर करके बात कर रहे हैं। लीकिंग चैनल इतना इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाते जितना वीजीसी कर पाती है, इसलिए। तो वीजीसी सोडियम वाली बंद है तो सोडियम के लिए इम्परमिएबल, और पोटेशियम वाली खुली है तो पोटेशियम के लिए परमिएबल। पोटेशियम को लीकिंग चैनल से तो लीक नहीं होने दिया, पोटेशियम यहां बैठा बैठा फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे भी और किसी और को भी। अच्छा मैं बताता हूं तुझे, देख अब तुझे तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये भाई थोड़ी जोरदार है, सोडियम को देख देख के जलता रहता। अच्छा घर वाली भी बाहर वाली भी, मैं देखता हूं क्या कहता है कि गेट खुलने दे, तेरे वाली को मैं लपेटता हूं। सोडियम इस वीजीसी के खुलने का इंतजार करता है, और जैसे ही पोलराइज्ड स्टेट बनाने के लिए वीजीसी खोली जाती है, सोडियम दे एडियो के थूक लगा के भागता है और बाहर आ जाता है यहां से। अब फॉस्फेट देखती रह जाती है, गयो देख बापड़ो, चल कोई नहीं, आपने कने सोडियम है, तो पोटेशियम भाग के बाहर आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं पोटेशियम के लिए परमिएबल है, सोडियम के लिए परमिएबल नहीं है, सोडियम के लिए इम्परमिएबल है, इसलिए कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब समझ आया? समझ आया? चलो, ये हो रहा है यहाँ, कहाँ हो रहा है? पोलराइज्ड स्टेट में, रेस्टिंग कंडीशन में, ये सब कुछ हो रहा था, समझ गए? अब क्या होगा? मेम्ब्रेन रेस्ट में थी, इन सब ये प्रोसेस होने के कारण मेम्ब्रेन रेस्ट में आ गई, मेम्ब्रेन रेस्ट में आ गई, एक्चुअल आयन कंसंट्रेशन हो गई, अंदर सोडियम बाहर, अंदर पोटेशियम बाहर सोडियम वगैरह, और ये नॉर्मल कंडीशन बन गई। नॉर्मल कंडीशन मतलब मेम्ब्रेन रेस्ट पे -70 से 80, -70 से -80 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इसका। अब क्या होगा? अब थोड़ा सा चेंज आएगा, इस तरह का चेंज आएगा। तो देखो अब यहाँ इम्पल्स जनरेट होने वाला है, और इम्पल्स जनरेट कब होगा? जब कोई ना कोई स्टिमुलस मिलेगा, कोई ना कोई सेंसेस रिसीव की जाएंगी, तब इम्पल्स जनरेट होगा। तो यहाँ स्टिमुलस कौन सा मिलता है, कौन सी सेंसेस रिसीव की जाती है, ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो यहाँ आता है भाई स्टिमुलस, यहाँ क्या आता है? मान लो मेम्ब्रेन रेस्ट पे थी, ठीक है, और आया स्टिमुलस, ऐसे एरो लगा के लिखोगे, स्टिमुलस आया। तो पहली बात, स्टिमुलस की कुछ प्रॉपर्टीज है कि स्टिमुलस को कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूरॉन तभी एक्टिव होंगे जब स्टिमुलस थ्रेशोल्ड वैल्यू का होगा, है ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस होना चाहिए। अब कोई पूछे भाई थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू इतनी होनी चाहिए जो क्या कर दे, मतलब इतना चार्ज होना चाहिए जो क्या कर दे,
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, यानी मेम्ब्रेन जब रेस्ट में उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो -70 से -80 है उसे चेंज करके -55 तक ले आए। क्लियर है? तो स्टिमुलस कैसा होना चाहिए? स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्या कर दे कि कैन चेंज या शुड चेंज the potential difference of exolemma from -70 to -80 मिलीवोल्ट। ये तुम लोग ऐसे लिखो, ये 2 तो चलो ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फ्रॉम -70 टू -80 मिलीवोल्ट, ब्रैकेट में इनक्लोज करो इसको। ठीक है, समझ गए? इससे कहाँ ले आए? टू -55 मिलीवोल्ट। इतना कर दे, -70 से 80 को चेंज करके -55 पे ले आए। इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होना चाहिए। ठीक है, मतलब इतनी थ्रेशोल्ड वैल्यू होनी चाहिए। अब -70 से -55 आ रहा है, तो ये घट रहा है या बढ़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? गधो, माइनस में वैल्यू घटने का मतलब होता है बढ़ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएगा। ठीक है, क्या करें? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाए, क्या करें? इंक्रीज करे, इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्सोलेमा। एक्सोलेमा का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाए और कितना ले आए? टू -55 मिलीवोल्ट, -55 मिलीवोल्ट तक ले आए। ऐसा स्टिमुलस होना चाहिए। अब बार बार -55 की बात क्यों कर रहे हैं? ये ऐसी वैल्यू क्या है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो -55 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वो वैल्यू है जिस पर एक्सोलेमा पे प्रेजेंट सोडियम VGC खुल जाते हैं। क्लियर है? सोडियम VGC खुल जाते हैं, मतलब एक्सोलेमा जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बिकम परमिएबल, मेम्ब्रेन बिकम परमिएबल फॉर सोडियम आयंस। क्लियर है? मेम्ब्रेन सोडियम आयंस के लिए परमिएबल हो जाए, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मेम्ब्रेन सोडियम आयंस के लिए परमिएबल होगी, इससे क्या समझ सकते हो तुम लोग कि बाहर से सोडियम आयन और ज्यादा अंदर आएंगे, अंदर की तरफ और ज्यादा सोडियम आयन आएंगे बाहर से, है ना? बाहर से अंदर की तरफ सोडियम आयन और ज्यादा आएंगे, और ज्यादा आएंगे तो उसको समझो कैसे आएंगे, क्या आएंगे, कैसे होगा। तो भाई देखो क्या होता है, क्या होता है ये देखो। स्टिमुलस आया, ये सब कुछ हुआ, सोडियम VGC खुल गई। सोडियम VGC खुलते ही तुम लोग मेम्ब्रेन बनाओगे, मेम्ब्रेन पे लीकिंग चैनल बना के छोड़ दो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। VGC इंपॉर्टेंट है। ये मेम्ब्रेन बनाई और मेम्ब्रेन की कंसंट्रेशन बनाओ। कैसी कंसंट्रेशन? बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है और ये सोडियम के साथ है इस वाली क्लोरीन, सोडियम वाली क्लोरीन ये है। अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा है, अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा है। और पोटेशियम के साथ है इस वाली फॉस्फेट, है ना?
इस वाली फॉस्फेट। ठीक है, और नेगेटिव प्रोटीन्स भी हैं। चलो, तो इस वक्त जब सोडियम VGC खुल जाता है और पोटेशियम VGC बंद हो चुका है, इस वक्त बंद है, ठीक है, सोडियम VGC खुल जाता है तो मेम्ब्रेन सोडियम के लिए परमिएबल हो जाती है और बाहर से भाग करके सोडियम अंदर आ जाता है। ये कहता है मैं तो पहले लीकिंग चैनल से आ ही रहा था, चलो गेट खोल दिया और आ जाएंगे, थोड़ा क्लोरीन को गोली तो देनी है, चलो कोई बात नहीं दे देंगे। तो सोडियम दे क्लोरीन को गोली और भाग करके अंदर आ जाता है, ठीक है, भाग करके अंदर आ जाता है। अंदर आते ही टकराता है, भाई सामने खड़ा है पोटेशियम, तो पोटेशियम को बोलता है अच्छा 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 तू है गेट है, तो अपन तो भाई यहाँ सेम ही चार्ज है दोनों पे, है ना, दोनों पे सेम ही चार्ज है, तो दोनों भाई ही हैं सोडियम पोटेशियम। तो देखो बोले भाई भाई चलो मिल गए, काम करा। पोटेशियम को बोलता है सोडियम कि भाई चलो ठीक है, फॉस्फेट तुझे दबा रही है, नेगेटिव प्रोटीन तुझे दबा रही है, आप दोनों मिलके इनको सल्टा डालते हैं, इनको दबा लेते हैं। अब दो मिले और किसको ना सल्टा दें, तो दोनों मिल गए और एकता में तो ताकत थी, हम लोगों ने देखा था। तो एकता में ताकत है और इन दोनों की एकता ने फॉस्फेट को और नेगेटिव प्रोटीन्स को संभाल लिया, मतलब लपेट लिया पूरा। मतलब तुझसे अकेले से पार नहीं पड़ रही थी, ले तेरा साथ देता हूं, अपन दोनों मिलके करते हैं क्या, चार्ज को सप्रेस, कंफ्यूज मत तो, चार्ज को सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेम्ब्रेन पे क्या हुआ है, अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो जहां मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव चार्ज था बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नेगेटिव 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 चार्ज था। यहाँ क्या हुआ है, मान लो इस जगह स्टिमुलस रिसीव हुआ, ठीक है, इस जगह स्टिमुलस आया, तो इससे क्या हुआ, स्टिमुलस आने से यहाँ के सोडियम VGC खुल गए, सोडियम भाग के अंदर आ गए पोटेशियम के पास, और सोडियम पोटेशियम दोनों ने मिलकर फॉस्फेट को दबा लिया। बोला अच्छा कई दिन हो गए तुझे दबाते हुए, तू पोटेशियम को दबा रही थी, अब हम तुझे दबाते हैं। दोनों ने मिलकर लपेटा, दबा के लपेटा, इतना लपेटा कि खुद का चार्ज एक्सप्रेस कर दिया, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाहर बेचारी बच गई अकेली क्लोरीन। अकेली क्लोरीन बची तो अकेली क्लोरीन का चार्ज तो नेगेटिव ही है, तो बाहर नेगेटिव चार्ज रह जाता है। और ये वो जगह है जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है भाई, नॉर्मल पोल्स के बजाय पोल उल्टे हो गए ना, तो इस जगह को हम लोग कहते हैं, यहां हुई है डीपोलराइजेशन, यहां डीपोलराइजेशन हुई है। और डीपोलराइजेशन को ही हम लोग कहते हैं कि भाई इंपल्स जनरेट हो गया, इंपल्स जनरेट हो गया, क्लियर है, इंपल्स जनरेशन हुई है, इंपल्स जनरेट हो गया, रामफल पैदा हो गया, बधाई हो। अब रामफल को खंदाएंगे भेजेंगे तो इंपल्स जनरेट हो गया, रामफल पैदा हो गया, यहाँ ये हुआ है। हाँ, -55 मिलीवोल्ट पे पोटेंशियल सोडियम VGC खुलने के कारण ये हुआ है, वो पहले ही हो गई थी, वो पोलराइज्ड स्टेट में ही बंद हो जाते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये पोटेशियम VGC वाला, ये समझ आएगा, मैं बताऊंगा कब होगा, ठीक है, इसको समझना थोड़ा, इसको सब्र रखो इस चीज में। यहाँ सोडियम VGC खुले हैं, सिर्फ सोडियम VGC खुल गए और डीपोलराइजेशन होगी, इंपल्स जनरेट हो गया, इंपल्स जनरेशन होगी, और यही तो पहला स्टेप था। ऊपर देखो क्या लिखा है, इंपल्स जनरेट करना ही तो पहला स्टेप था ना। तो मैकेनिज्म का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने इंपल्स जनरेशन देख ली, इंपल्स कैसे जनरेट हुआ, समझ आया ये, है ना। चलो निपटा लो इसे जल्दी, हो गया। अब आगे चलते हैं, ये इंपल्स जनरेशन हुई है, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, भाई इंपल्स जनरेट हो गया, तो इस कंडीशन में कि कुछ स्पेसिफिकेशंस आई है, इस कंडीशन में कुछ चेंजेस आया है, मतलब डीपोलराइजेशन स्टेट में
जब डीपोलराइजेशन स्टेट बना है स्टिमुलस आने से तो थोड़े से चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, कौन सा स्टेट बना है? डीपोलराइज्ड स्टेट बना है। जैसे पोलराइज्ड के बारे में लिखे थे तो इसके बारे में भी डीपोलराइज्ड स्टेट बना है। डीपोलराइज्ड स्टेट की कुछ स्पेसिफिकेशन है, क्या है भाई? यहां इंपल्स जनरेट हो चुका है, इंपल्स प्रेजेंट है यहां, मतलब जनरेट हो चुका है। क्लियर है, समझ गए? तो उसकी कंडक्शन भी होगी, तो डीपोलराइजेशन स्टेट में हम लोग कहते हैं इंपल्स कंडक्शन भी होती है, इंपल्स कंडक्शन प्रेजेंट है, इंपल्स कंडक्शन प्रेजेंट है, इंपल्स कंडक्ट होगा। चलो ठीक है, तो यहाँ डीपोलराइजेशन के टाइम क्या हुआ है? यहाँ सोडियम वीजीसी खुल गए हैं, सोडियम वीजीसी खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं। क्लियर है? और पोटेशियम वीजीसी इस केस में बंद है ना, तो पोटेशियम वीजीसी इस केस में बंद है, क्लोज है। सोडियम वीजीसी खुल गए हैं तो हम लोग कहते हैं कि मेम्ब्रेन सोडियम के लिए परमिएबल हो गई है। ठीक है, समझ गए? मेम्ब्रेन बिकम परमिएबल, परमिएबल फॉर सोडियम आयंस, सोडियम आयंस के लिए परमिएबल हो गई है मेम्ब्रेन। और इस वक्त जब इंपल्स जनरेट हुआ है, ये जो -55 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बना है, इस पे इंपल्स जनरेट हुआ है, इस पे कांड हुआ है, क्या रामफल पैदा किया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये है, ये क्या है? ये है भाई एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की वो वैल्यू जिस पे इंपल्स जनरेट हुआ है, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग स्पाइक पोटेंशियल, स्पाइक पोटेंशियल। ये इंपल्स जनरेशन की वो वैल्यू, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की वो वैल्यू है जिस पे इंपल्स जनरेट हुआ है, और ये होती है -55 मिलीवोल्ट। क्लियर है, समझ गए? ये एक्शन पोटेंशियल है। ये पॉइंट है किससे रिलेटेड? डीपोलराइज्ड स्टेट से। और एक पॉइंट और लिखना फिर डीपोलराइज्ड स्टेट में, यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की बात करें, तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप कैसा है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप कैसा है? इनएक्टिव है अभी। पोलराइज्ड स्टेट में भी इनएक्टिव था और अब भी इनएक्टिव है, मतलब वर्क नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ आया? अबे समझ आया? चलो, ये डिपोलराइज्ड स्टेट है। इनएक्टिव का मतलब है काम नहीं कर रहा है, ये मतलब नहीं है कि एटीपी यूज नहीं करेगा, ये इनएक्टिव मतलब फंक्शन नहीं कर रहा, नॉन फंक्शनल है अभी। ये निपटाओ, ये डिपोलराइज्ड स्टेट थी। हो गया? चलो, अब इंपल्स जनरेट हो चुका है हमारे पास, अब इंपल्स को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इंपल्स जनरेट हो चुका है, अब इंपल्स को कंडक्ट करते हैं। तो पॉइंट बनाओ इंपल्स कंडक्शन। इंपल्स कंडक्शन, जनरेशन तो हो गया, अब कंडक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप है ये, सेकंड मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप है कंडक्शन। कंडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ये कंडक्शन ना हम लोग दो टाइप का बताते हैं। कंडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स का क्यों? क्योंकि दो अलग अलग तरीके से होता है।
या दो अलग अलग जगह होता है, ये कह दो। ठीक है, कैसे? तो पहला भाई न्यूरॉन्स के थ्रू होना है, और न्यूरॉन्स बेसिकली दो टाइप के बताए जाते हैं, हम लोगों ने बात की थी। कैसे बताए जाते हैं कि भाई एक न्यूरॉन जिस पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, और एक न्यूरॉन जिस पे माइलिन शीथ होती है। ठीक है, तो जिस पे माइलिन शीथ नहीं है पहले उसकी बात करते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, या फिर ये कहो थ्रू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ये ठीक रहेगा। थ्रू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, थ्रू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, पहला इंपल्स कंडक्शन, और दूसरा है थ्रू माइलिनेटेड न्यूरॉन, थ्रू माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये दो टाइप का इंपल्स कंडक्शन देखना है। नॉन माइलिनेटेड में मतलब वो न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी, इनसे इंपल्स कंडक्शन कैसे होगा? तो देखो ये पहला स्टेप, यहाँ क्या हुआ है कि भाई पॉजिटिव, सॉरी ये चार्ज अलग कलर से बनाओ तुम लोग, याद रहे। पॉजिटिव 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 था, इसमें एक जगह इस जगह उल्टे हो गए चार्ज, है ना, क्योंकि नेगेटिव 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 ऊपर चला गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। समझ रहे हो किस जगह? तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन। 6 पोजीशंस में से थर्ड पोजीशन पे स्टिमुलस आया और डीपोलराइजेशन होगी। थर्ड पोजीशन पे स्टिमुलस आया और डीपोलराइजेशन होगी, हो गया ना, समझ गए? डीपोलराइजेशन होगी। अब ये डीपोलराइजेशन होगी, यहाँ इंपल्स जनरेट हो गया, ये कंडक्ट होगा कैसे? तो भाई पहले मेम्ब्रेन की एक साइड प्लस एक साइड नेगेटिव था, दोनों में अट्रैक्शन तो था, बट अट्रैक्शन के कारण कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि भाई मेम्ब्रेन थी बीच में। अब चार्जेस के बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, एक ही साइड पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, एक ही साइड पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये सामने वाला 4 नंबर वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, ऐसे अट्रैक्शन के कारण ये चार्ज शिफ्ट हो जाते हैं, ये चार्ज क्या हो जाते हैं? शिफ्ट, ये अपनी जगह बदल लेते हैं। ठीक है, कैसे? कि जो चार्ज थर्ड पोजीशन पे था, जहां थर्ड पोजीशन पे इंपल्स जनरेट हुआ था, वो क्या करता है? वो आगे चला जाता है, मतलब अट्रैक्शन के कारण ये नेगेटिव आगे सरक गया है, इस पॉजिटिव को अपनी जगह दे दी, तो थर्ड पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह नीचे ये नेगेटिव पीछे आ गया, इस पॉजिटिव को अपनी जगह दे दी, तो यहाँ नेगेटिव आ गया और फिर ये पॉजिटिव आगे चला गया। तो अब ये सरक करके फोर्थ पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है, शिफ्ट होते होते थर्ड से फोर्थ पोजीशन पे आ गए, है ना, समझ गए? अबे आ गए फोर्थ पोजीशन पे। अब ये फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है चार्ज, आगे फिफ्थ है और सिक्स्थ पोजीशन है। क्या होता है? वही अट्रैक्शन दोबारा होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन के कारण क्या होता है? तो देखो यहाँ नीचे बना लेना इस तरह, भाई इस अट्रैक्शन के कारण होता है कि ये और आगे शिफ्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव 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 3 पे तो था ही, चौथे पे और पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, और ये नेगेटिव 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 यहाँ पांचवें पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, पांचवें पे शिफ्ट हो गया, डिपोलराइजेशन वाला चार्ज। अब पांचवें पे भी नहीं रुका ये, जितने आगे जो भी चार्ज होंगे वो सब अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये वापस इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसकी वजह से दोबारा फिर मूवमेंट हुई, दोबारा मूवमेंट हुई और ये चार्ज मूव करके वापस से आगे वाली पोजीशन पे चला गया, और आगे वाली पोजीशन थी सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन पे चला गया। ठीक है, कैसे? तो देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है,
ये 6th पोजीशन पे आ गया। 6th पोजीशन मान लो टर्मिनेशन पोजीशन है तो 6th पे आ गया, या फिर इसके आगे जो भी पार्ट है उन पे भी चला जाएगा आगे इसी तरह। तो ऐसा लग रहा है ना भाई चार्ज एक एक स्टेप फॉलो करता आ रहा है, 3rd से 4th पे आया, 4th से 5th पे आया, 5th से 6th पे आया, ये हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, चार्ज एक एक स्टेप फॉलो करता आ रहा है, तो इसे कहते हैं ये स्टेप वाइज कंडक्शन है। ठीक है, और ये कंडक्शन थोड़ा सा स्लो होता है, क्लियर है, स्लो कंडक्शन, स्लो कंडक्शन है। जबकि माइलिनेटेड में क्या होगा, इतना ही डिफरेंस होगा कि भाई यहाँ न्यूरॉन्स के ऊपर है माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो बना लो, ये न्यूरॉन बनाओ, ठीक है, इस पे इस तरह से माइलिन शीथ बनाओ, ये माइलिन शीथ है भाई न्यूरॉन्स पे। और माइलिन शीथ हम लोगों ने कहा था डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब क्या नहीं होता, कंटिन्यू प्रेजेंट नहीं होती, बीच बीच में जगह ही है। ठीक है, और इन जगहों को कहा जाता है, ये क्या है, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर है। ये शीथ क्या है, ये माइलिन शीथ है। ये शीथ कौन सी है, ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ है। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट भाई, अब क्या हुआ, इसमें यहाँ कहीं स्टिमुलस आया और चार्ज चेंज हो गए, चेंज क्या हो गए, बाहर पॉजिटिव था वो अंदर आ गया, और अंदर नेगेटिव था वो चार्ज बाहर हो गया। ठीक है, बाकी सब सेम रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, समझ गए, ये है। अब क्या होगा, अब वही जो पहले हुआ था, मतलब अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होने से क्या होगा, अट्रैक्शन होने से चार्ज की मूवमेंट होगी। मूवमेंट किस तरह से होगी, मूवमेंट किस तरह से होगी, देखो मूवमेंट ये इस पोजीशन पे था, अट्रैक्शन हुई, आगे वाले चार्ज इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया, तो ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पे चला गया। सेकंड पे किस तरह गया, देखो बना लो, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन, वही सेम प्रोसीजर है, यहाँ अट्रैक्शन वाला ही रूल काम करेगा। तो यहाँ चला गया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ और ऊपर नेगेटिव, बाकी सारे सेम, और यहाँ फिर नॉर्मल सिचुएशन आ गई ऐसी, तो यहाँ बाहर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव, ऐसा हो गया। ठीक है, ये हुआ। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसा कैसे हुआ कि भाई चार्ज की अट्रैक्शन के कारण हुआ है, चार्ज की अट्रैक्शन के कारण, तो ये अट्रैक्शन तो फिर होगी दोबारा, ये यहाँ और ये यहाँ अट्रैक्शन होगी, तो यहाँ अट्रैक्शन होगी तो फिर दोबारा से चार्ज शिफ्ट होगा, चार्ज शिफ्ट होगा और चला जाएगा नेक्स्ट नोड पे, नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर पे। क्लियर है, ये है नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर पे चला जाएगा। नेक्स्ट नोड पे शिफ्ट होगा, मतलब इस पे पॉजिटिव अंदर, यहाँ पॉजिटिव बाहर, यहाँ पॉजिटिव बाहर, यहाँ पॉजिटिव बाहर, और फिर नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये होगा। ठीक है, समझ गए। चलो अभी ऐसे जंप करता हुआ लास्ट पोजीशन पे भी पहुंच जाता है, अट्रैक्शन होती है ना, पॉजिटिव को नेगेटिव खींच लेता है, अट्रैक्शन होती है, तो ये ऐसे लास्ट कंडीशन पे चला गया, लास्ट पोजीशन पे चला गया। लास्ट पोजीशन भी वही, ये है। ठीक है, यहाँ सेकंड लास्ट नोड पे पहुंचा हुआ है, आगे भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये है। अभी अगर आगे भी ऐसी कोई कंडीशन है तो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं तो एंडिंग पे पहुंच गया। ये इंपल्स कंडक्शन थी माइलिनेटेड वालों में से,
और ये इम्पल्स कंडक्शन थी नॉन माइलिनेटेड वालों में। अब माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड में डिफरेंस क्या लग रहा है भाई? माइलिनेटेड में तो कदम कदम बढ़ाया वाला कांड हो रहा है, एक एक स्टेप चल रहा है, और नॉन माइलिनेटेड में फ्लो है, एक एक स्टेप वाइज फॉलो हो रहा है, चार्ज कंडक्ट हो रहा है। यहाँ भाई यहाँ जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ऐसे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या हो रहा है, यहाँ फास्ट कंडक्शन है, क्योंकि यहाँ कूदी हो रही है, मतलब एक जगह से कूद के दूसरी पे, फिर तीसरी, फिर चौथी पे। तो कंपैरेटिवली कूदने से जल्दी पहुंचते हैं या चलने से जल्दी पहुंचते हैं? कूदने से, कंगारू वाली बात है। तो ये इस तरह कूदी करके आगे पहुंच जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई माइलिनेटेड के थ्रू जो इम्पल्स कंडक्शन होता है, इसे कहा जाता है जंपिंग या फिर साल्टेटोरियल, जंपिंग या फिर साल्टेटोरियल इम्पल्स कंडक्शन। जंपिंग या साल्टेटोरियल इम्पल्स कंडक्शन, क्लियर है? समझ गए? अब ये जंपिंग या साल्टेटोरियल इम्पल्स कंडक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होता है, तो मैं उसके पॉइंट यहां लिख रहा हूं, क्लियर? क्या है? फास्ट कंडक्शन, फास्ट कंडक्शन होगा, ठीक है? चलो, फास्ट कंडक्शन होगा कौन सा? जंपिंग या साल्टेटोरियल इम्पल्स कंडक्शन, क्लियर? फास्ट होगा। चलो, ये है कितना फास्ट होगा पूछा जाए तो ये तकरीबन 20 टाइम्स फास्टर होगा, 20 गुना ज्यादा तेज होगा, ठीक है? समझ गए? ये इम्पल्स कंडक्शन है, इस तरह से इम्पल्स कंडक्ट हुआ है, ठीक है? लिख लिया? फिर लिख लिया गया, बना लिया? जल्दी बनाओ, इसे निपटाओ। माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड दोनों 20 टाइम ज्यादा फास्ट है, 20 गुना ज्यादा फास्ट है। 20 times more faster than conduction in non myelinated neuron, या कंडक्शन थ्रू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहो तो और भी ठीक है। ये है, निपटाओ, हो गया? चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? कि ये इम्पल्स कंडक्शन तो हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ यहाँ, तो अब हम कुछ नोट करेंगे पॉइंट, ठीक है? लिखेंगे। ये तो डायग्रामेटिक पॉइंट्स थे, अब हम नोट करने वाले पॉइंट पे आते हैं। नोट करने वाला पॉइंट क्या है भाई? तो इसी इम्पल्स कंडक्शन में, इसी के नीचे तुम लोग लिखोगे, देखो हम बात करते हैं इस कंडक्शन से हुआ क्या है। हमें पता है माइलिनेटेड वाले जनरली फास्ट कंडक्ट करते हैं, क्योंकि माइलिन शीथ प्रेजेंट है। पहला तो लीक नहीं होने देती चार्ज को, और दूसरा क्या होता है कि भाई जब ये जंपिंग करता हुआ जाता है चार्ज, तो फैसिलिटी मिल जाती है, स्पीड तेज हो जाती है, क्लियर है? समझ गए? चलो, अब बात करें कि इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। नोट करने वाले पॉइंट्स क्या हैं? तो देखो, नोट करने वाले पॉइंट्स हैं कि ड्यू टू कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ड्यू टू कंडक्शन ऑफ इम्पल्स स्लैश चार्ज थ्रू axon, the potential difference of axolemma is increased, क्लियर है? एक्सोलिमा का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ है, इज इंक्रीज्ड एंड रीच्ड अप टू, इससे कैसे हो रहा है राइटिंग? एंड रीच्ड अप टू,
रीच्ड अप टू +40, या फिर तुम लोग लिखो +30 टू +40 मिली वोल्ट। क्लियर है? इंपल्स कंडक्शन के कारण, चार्ज के कंडक्ट होने के कारण, आयंस के फ्लो के कारण ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है और ये +30 टू +40 हो गया। ठीक है, रेज्ड अप टू +30 टू +40। अब इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेना, मतलब इतना पहुंच गया, +30 से +40 के बीच में पहुंच गया। ठीक है, कहां से? फ्रॉम -55 मिलीवोल्ट, -55 मिलीवोल्ट से लेकर के इतना पहुंच गया। समझ रहे हो? क्लियर है? -55 मिलीवोल्ट से इतना पहुंच गया। ये पॉइंट था। अब ये पहुंचा है ना +30 टू +40 मिलीवोल्ट, इस पॉइंट पे क्या होता है? क्लियर है? तो देखो, ऑन +30 टू +40 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दो कांड हुए हैं यहाँ। क्या हुआ है? सोडियम VGC जो खुले थे -55 पे, वो तो अब बंद हो जाएंगे। ठीक है, और पोटेशियम VGC खुल जाएंगे, पोटेशियम VGC खुल जाएंगे। क्लियर है? अब समझ गए? ये हुआ है, पोटेशियम VGC खुल जाएंगे, सोडियम VGC बंद हो जाएंगे। और ये ऐसा होते ही, मतलब पोटेशियम VGC के बंद होते ही, सोडियम VGC के खुलते ही रीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, थर्ड स्टेप शुरू हो जाएगा, रीपोलराइजेशन। तो ये लिखो, फिर हम बात करते हैं रीपोलराइजेशन की। लिख लिया? चलो लिख लिया। तो अब हम बात करेंगे रीपोलराइजेशन की। ठीक है, देखो रीपोलराइजेशन में क्या होता है। ये डीपोलराइजेशन किस वजह से हुई थी? क्यूमुलस आने के कारण, -55 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचने के कारण डीपोलराइजेशन हुई थी। अब ये डीपोलराइजेशन का मेन रीजन था इसके खुल जाने के कारण, यानी किसके? सोडियम VGC के। अब सोडियम VGC बंद हो रहे हैं तो डीपोलराइजेशन भी एंड हो जाएगी, और अब स्टेप होगा रीपोलराइजेशन का। रीपोलराइजेशन में क्या होगा? वापस से पोलराइज्ड कंडीशन बनाई जाएगी, वापस से मेम्ब्रेन को रेस्टिंग स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट में लाया जाएगा। क्लियर है? कैसे होगा ये सब? कैसे मेम्ब्रेन वापस पोलराइज्ड स्टेट में आएगी, कैसे मेम्ब्रेन वापस रेस्टिंग स्टेज में आएगी, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, ये मेम्ब्रेन है, लीकिंग चैनल, ये पोटेशियम VGC, सॉरी सोडियम VGC है, और ये पोटेशियम VGC है। ठीक है, और ये पंप है जो अभी भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, अभी भी इसका कोई काम नहीं है, इससे कोई काम नहीं लिया जा रहा। तो फिर देखो क्या होता है इस रीपोलराइजेशन में। रीपोलराइजेशन के स्टेट में हम लोगों ने कहा कि भाई पोटेशियम VGC खुल जाएंगे और सोडियम VGC बंद हो जाएंगे। बंद कर दो पोटेशियम VGC को, खोल दो। इससे क्या हुआ है? कंडीशन कैसी बनी हुई थी भाई? अंदर सोडियम आ चुके थे, सोडियम भरे हुए अंदर आ चुके थे सोडियम, है ना? लास्ट डायग्राम बनाया याद है? अभी अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। सोडियम अंदर आ गए थे, सोडियम VGC खुलने के कारण, डीपोलराइजेशन होने के कारण, और अंदर पोटेशियम तो थे ही, खुद पोटेशियम तो थे यहां। तो देखो ये पोटेशियम है, पोटेशियम थे, और इनको मेंटेन करने के लिए फॉस्फेट चार्ज था, फॉस्फेट आयंस थे। क्लियर है?
अब ये कंडीशन थी और नेगेटिव प्रोटीन्स थे। बाहर बाहर क्लोरीन बची थी बेचारी, बाहर क्लोरीन बची थी सिर्फ, इसीलिए तो नेगेटिव चार्ज आया था। ये डिपोलराइजेशन की स्टेट थी। अब रिपोलराइजेशन में क्या होता है भाई, ये इन दोनों ने मिलकर इसको लपेट लिया, संभाल लिया, तो ये दोनों बात करते हैं कि चल मैं तो आया और मेरी हेल्प से तूने तेरे वाली को संभाल लिया। हम दोनों ने मिलकर के लपेट लिया, संभाल लिया फॉस्फेट को, चल तू भी थोड़ा सा घूमा, तुझे भी रेस्ट देता हूँ। ये बोला कहाँ जाऊं, तो मेरे लिए बेली बैठी है, जा दैया मजा कर। बाकी ये इनवैलिड है ना थोड़ा सा, पर क्या करता है ये, चल तू भी आया था तो मैं भी हिसाब बराबर करने जाता हूँ। ये सोडियम वीजीसी बंद होते ही पोटेशियम वीजीसी खुलते ही पोटेशियम भागते हैं बाहर और क्लोराइड के पास आ जाते हैं, तो यहाँ पोटेशियम भर गया। ठीक है, यहाँ पोटेशियम भर गया। और ये सोडियम पोटेशियम का ये जो डिसीजन था, ये जो बातें थी, ये गलत साबित होती हैं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम के बाहर आते ही सोडियम अंदर अकेला पड़ गया। ठीक है, सोडियम अंदर अकेला पड़ गया। अकेला पड़ते ही फॉस्फेट कहती है अच्छा तू आयो आज, तू मन्ना संभाला को आजा। तो ये कहती है अब तेरे को मैं लपेटती हूं, तो ये भी अकेले सोडियम को लपेट लेती है। अकेले सोडियम को लपेटती क्या होता है भाई, अंदर वापस से नेगेटिव चार्ज सेट हो जाता है, नेगेटिव 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 हो जाता है। और बाहर फिर क्लोरीन थी अकेली, उसके पास चला गया पोटेशियम, बोला चिंता ना कर मैं हूं नहीं। सोडियम चला गया तो क्या है, मैं तो हूं, मैं संभालूंगा तुझे। और ये इसको संभालने लग जाता है, मतलब खुद का चार्ज दिखाने लग जाता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही तो थी रिपोलराइजेशन। अबे ऐसा हुआ था, देखो ऐसा हुआ था डिपोलराइजेशन में कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये चेंज आ गया था इतना का ना, ये चेंज आ गया था, ये कंडीशन डिपोलराइजेशन हो गई थी। अब इसकी वापस से रिपोलराइजेशन होगी तो ये कंडीशन बन जाएगी, है ना, ये कंडीशन बन जाएगी। यही तो किया है यहाँ, ये हो गया रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, दोबारा से पोलराइज्ड स्टेट आ गई, चार्ज मेंटेन हो गए, यानी अब न्यूरॉन दोबारा काम करने लायक हो गया क्या, देख के बताना। अब न्यूरॉन दोबारा काम करने लायक हो गया क्या, देख के बताना। हो गया, हो गया। अबे गधो, मैंने इस साइड उंगली कर दी, इसका मतलब हो गया। चार्ज को देख के बता रहे हो, चार्ज किसकी वजह से आया है, आयंस की वजह से। आयंस तो नहीं हुए ना सेम भाई, जोड़ी तो सोडियम क्लोराइड लूण की जचती है, पोटेशियम क्लोराइड वो सेटिंग नहीं बैठती जो होनी चाहिए, मतलब वो स्वाद नहीं आता जो लूण में होता है। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड ही होना चाहिए। और भाई फॉस्फेट कितनी माड़ी हो, कितनी खूंखार ताकतवर और भयंकर हो, पर इसके साथ जोड़ी पोटेशियम की ही जचती है ना। सोडियम इसके साथ अच्छा नहीं लगता। चार्ज सेम हो गए हो पर जगह बदल गई, वो दिक्कत है, वो अच्छी नहीं लग रही है ना। तो रिपोलराइजेशन में ऐसा होता है, और इसीलिए हम लोगों ने कहा था रिपोलराइजेशन से पोलराइज्ड स्टेट आई है, रिपोलराइजेशन के कारण वापस पोलराइज्ड स्टेट आई है। ठीक है, तो पोलराइज्ड स्टेट में इसलिए हम लोगों ने कहा था कि सोडियम वीजीसी खुले होते हैं, पोटेशियम वीजीसी बंद होते हैं। अब याद आया, वो चीज समझ आई, पल्ले पड़ी बात। चलो, बट रिपोलराइजेशन से चार्ज तो मेंटेन हो गए, एक्चुअल कंडीशन तो नहीं आई, न्यूरॉन दोबारा काम करने लायक तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोबारा स्टिमुलस आएंगे, स्टिमुलस आने से -55 मिलीवोल्ट चार्ज आएगा, -55 मिलीवोल्ट चार्ज आने से ये सोडियम वीजीसी खुलेंगे और सोडियम भाग के बाहर चले जाएंगे, है ना। और बाहर पोटेशियम, पहले ये सोडियम पोटेशियम दोनों बाहर हो जाएंगे, तो बाहर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव तो था ही, और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव था और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। डिपोलराइजेशन होगी क्या? नहीं होगी।
और डीपोलराइजेशन नहीं होती तो इंपल्स जनरेशन नहीं होता, है ना, समझ रहे हो। तो दोबारा काम करने लायक नहीं रहा अब ये, अब इसको दोबारा काम करने लायक बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले इस रीपोलराइजेशन के 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं। भाई रीपोलराइजेशन स्टेट में क्या हुआ है, रीपोलराइजेशन स्टेट में सोडियम VGC तो हो गए बंद, सोडियम VGC क्लोज है, पोटेशियम VGC खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं, ठीक है, समझ गए। मतलब एक्सोलिमा परमिएबल है इसके लिए, पोटेशियम के लिए, परमिएबल फॉर पोटेशियम, है ना, क्लियर है। और इस कांड से ये लेयर क्या, ये प्रोसेस क्या करती है, रीपोलराइजेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग ऑफ पोलराइज्ड स्टेट, ब्रिंगिंग ऑफ पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट लाया जाता है ना, वापस से पोलराइज्ड स्टेट लाया जाता है, ये प्रोसेस है रीपोलराइजेशन, ठीक है, समझ रहे हो, तो समझ रहे हो, चलो ये रीपोलराइजेशन हुआ है। अब रीपोलराइजेशन से सब सही नहीं होता, ये गड़बड़ा आ गई, है ना, गड़बड़ हो गया मामला, दिक्कत होगी, तो फिर अब इसको सही कैसे करेंगे, सही करने के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है न्यूरॉन, ठीक है, और उस टाइम को हम लोग कहते हैं, वो टाइम है रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो बनाओ पॉइंट रिफ्रैक्टरी पीरियड का, बनाओ पॉइंट रिफ्रैक्टरी पीरियड का। अब हमें क्या देखना है, रिफ्रैक्टरी पीरियड देखना है। रिफ्रैक्टरी पीरियड देखना है भाई। अब तक हम लोग इंपल्स पैदा कर चुके हैं, कंडक्ट कर चुके हैं, कैसे, तो हम लोगों ने लीकिंग चैनल के काम देख लिया, सोडियम VGC का यूज देख लिया, पोटेशियम VGC का यूज देख लिया। भाई ये ड्रम क्यों बना रहा हूं मैं बार बार, इसका तो काम नहीं देखा, पंप का तो काम नहीं देखा। अब बात आती है पंप की, ठीक है, पंप क्या पंप करता है, ये ऐसा होने के बाद ये बंद हो जाता है, ठीक है, ये ऐसा होने के बाद ये बंद हो जाता है। और रिफ्रैक्टरी पीरियड में फिर क्या किया जाता है कि बाहर जा चुके पोटेशियम को, बाहर जा चुके पोटेशियम को, जो पोटेशियम अपना देश अपनी गलियां छोड़ के दूसरे देश में छुट्टियां मनाने चला गया, उस पोटेशियम को उठा करके वापस लाया जाता है, ठीक है, अंदर। और जितना पोटेशियम बाहर गया है पहले उतना ही सोडियम अंदर आया होगा, मतलब बराबर ही अमाउंट में सोडियम आया होगा और उतना ही गया होगा। तो कितने बनाए हैं हम लोगों ने, 9 बनाए हैं, तो 9 सोडियम मॉलिक्यूल बना लो। और जो सोडियम मॉलिक्यूल बेचारा भूले भटके से धोखा खा गया, पोटेशियम की मदद करने आया था, एक गलत डिसीजन के कारण पोटेशियम बाहर भाग गया और इसको फंसा के चला गया यहाँ फॉस्फेट के पास। तो इस फंसे हुए सोडियम को बाहर निकाला जाए, ऐसा करना है, ठीक है। तो ऐसा कैसे करना है, ऐसा होगा इस पंप की हेल्प से। पंप एक ATP यूज करेगा और उससे 2 पोटेशियम आयंस को अंदर ला करके फेंकेगा, ठीक है। और उसी एक ATP की यूज से, ऐसा नहीं दूसरा, जब 2 पोटेशियम को अंदर ला रहा है उसी वक्त 3 सोडियम को बाहर फेंक के आएगा। अब ये डिफरेंस क्यों है, 2 पोटेशियम ला रहा है 3 सोडियम फेंक रहा है, सोडियम के साथ भेदभाव क्यों, तो ये चीज क्लियर होती है लीकिंग चैनल वाली बात से। हम लोगों ने कहा था लीकिंग चैनल के थ्रू सोडियम आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, हालांकि बहुत कम आते हैं पर आते तो हैं ना, आते तो है ना, चाहे थोड़े ही आए। तो ये सोडियम अंदर आए हुए थे यहाँ। अब भाई अंदर सोडियम ज्यादा है, बाहर पोटेशियम कम है, इसीलिए 3 सोडियम बाहर फेंके जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर लाए जाते हैं। किसकी हेल्प से, एक ATP की हेल्प से,
एक एटीपी के यूज से होने वाली प्रोसेस है ये। और कौन कर रहा है? ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप कर रहा है ना। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ये काम कर रहा है। ये है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। क्लियर है? समझ गए? इस तरह से काम करता है। और ये रिफ्रैक्टरी पीरियड है, इसमें अब वापस जो एक्चुअल कंडीशन है वो मेंटेन कर दी जाएगी। मतलब बेचारी तड़पती हुई क्लोरीन को उसके सोडियम से मिलवा दिया जाएगा, और जो फॉस्फेट इंतजार कर रही थी बेलन लेकर के, किसका? पोटेशियम का, है ना। क्यों? तू ही नहीं बार भाग गए अठे सोडियम ने छोड़ गयो तने मैं बताशू, इसलिए, है ना। चलो, तो इनको अपना अपना भाई सिस्टम पूरा करने के लिए अपनी अपनी 28 जगह पे ला दिया जाता है। 28 जगह मतलब इनका परफेक्ट जो स्थान है उस पे। और ये नेगेटिव प्रोटीन्स भी। ये होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान। क्लियर है? अब भाई अब एक्चुअल में न्यूरॉन तैयार हो जाता है वापस से कांड करने के लिए, मतलब वापस से इंपल्स जनरेट करने के लिए, वापस से जनरेटेड इंपल्स को कंडक्ट करने के लिए अब न्यूरॉन तैयार हो जाता है। ये प्रोसेस है इंपल्स कंडक्शन की, और इस मैकेनिज्म से इंपल्स कंडक्ट होता है पूरा का पूरा। क्लियर है? समझ गए? चलो, आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।